जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं आपकी पुस्तक क्षितिज गद्य भाग 1 की पहली कहानी दो बैलों की कथा। इस कहानी में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो बैलों की, तो दो बैल हैं इसमें। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो दो बैल हैं और उन दो बैलों के नाम हैं हीरा और मोती। आपकी शिक्षा के लिए इतना बता देती हूँ, ये दो बैल हैं जो आज के युग में मानव से भी कहीं ज़्यादा संवेदनशील हैं। इन दोनों बैलों में वो मानवीय गुण हैं जो एक मनुष्य में भी दिखाई नहीं देते हैं। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपने सुना ही होगा। एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट के नाम से उन्हें जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार भी हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास आदि लिखे हैं। तो उनमें से ही एक है दो बैलों की कथा, जिसके माध्यम से लेखक किसान तथा पशुओं के भावात्मक संबंध को उजागर करता है। यहाँ लेखक स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता मनुष्यों को भी, पशुओं को भी मनुष्य के समान प्रिय लगती है। कहीं न कहीं यह कहानी स्वतंत्रता की ओर भी इशारा करती है कि स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती। जब भारत गुलाम था तो उस समय भी भारतीयों को लड़ाई करनी पड़ी, संग्राम करना पड़ा और अनेक बलिदान भी देने पड़े, अनेक लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। उसके बाद ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। मतलब स्वतंत्रता आराम से बैठने से नहीं प्राप्त होती है, उसे लेना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो यह कहानी कहीं न कहीं स्वतंत्रता शब्द इसमें क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि स्वतंत्रता शब्द दो बैलों के तरफ इशारा करता है, दो बैलों के इर्द गिर्द भी घूमता है। कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है कि वे दो बैल भी कारावास में या कांजी होश में बंद हो जाते हैं और उन्हें भी वहां से आज़ाद होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। लेखक का कथन है कि सभी पशुओं में गधा सबसे मूर्ख प्राणी माना जाता है। यदि हमें किसी आदमी को बेवकूफ़ कहना हो तो हम उसे गधा कह देते हैं। कई बार साधारणतः भाषा में कह देते हैं हम किसी भी व्यक्ति को, ये तो बिल्कुल गधा है। मतलब किसी को अकल कम है या बुद्धि जिसमें कम है तो हम उसको गधे से संबोधित कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। अन्य जानवर क्रोधित होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, पर गधा कभी क्रोध नहीं करता। वह चुपचाप मार भी खा लेता है और सड़ी घास भी खा लेता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा गया। सुख दुख, सुख और दुख, हानि लाभ, हानि या लाभ द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए दोनों। ये चीजें नोट करते रहना आप बीच बीच में। द्वंद्व समास, किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा, यानी वो हर स्थिति में बेचारा एक समान व्यवहार करता है। उसका स्वभाव हमारे ऋषि मुनियों जैसा है। आपने देखा होगा या अब रामायण में देखा होगा कैसे ऋषि मुनि भयंकर गर्मी हो सर्दी हो वनों में तपस्या करते रहते थे। उनके लिए गर्मी सर्दी दुख सुख सब एक समान थे। उसी प्रकार तो हम कहते हैं कि गधा बुद्धिहीन होता है, लेकिन गधे की जो बुद्धि है और उसके जो गुण हैं वो ऋषि मुनियों के समान आंके गई हैं। इसी प्रकार विदेशों में भी हमारे देश के लोग गधे के समान चुपचाप सहन करते रहते हैं। यदि वे अन्याय का विरोध करते तो वे असभ्य कहलाते। जापान ने एक प्रमुख विजय प्राप्त की थी कि वे संसार की सभ्य जातियों में गिना जाने लगा। लेखक बैल को गधे का छोटा भाई मानता है। यही कारण है अक्सर लोग बछिया के ताऊ शब्दों का प्रयोग करते हैं। बैल को लोग क्या कहते हैं? गधे का छोटा भाई। क्यों?
क्योंकि बैल भी सहनशील होता है। और बछिया के ताऊ नामक शब्दों से भी उसको पुकारा जाता है। बैल गधे का छोटा भाई है। बैल को सहनशील माना गया, लेकिन कभी कभी अड़ियल बैल भी होते हैं जो अपने अधिकारों के लिए अड़ जाते हैं। फिर भी बैल गधे से विपरीत है। वह कभी कभी मारता भी है और अड़ियल भी बन जाता है, इसलिए वह गधे से नीचे भी है। झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर तथा ऊंचे ऊंचे डिल डोल वाले बैल थे। तो बैल किसके थे? झूरी नामक किसान के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। कैसे थे वो? सुंदर थे, ऊंचे डिल डोल मतलब बनावट में ऊंचे थे और सुंदर थे। दोनों एक साथ रहते थे और एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे। यही नहीं, वे मूक भाषा में भी विचार विनय भी कर लेते थे। मतलब मूक भाषा में चुपचाप अपनी भाषा में आंखों के इशारे से यानी सांकेतिक भाषा में बातें करते थे। सिर हिलाकर या एक दूसरे से मुंह मिलाकर या एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर अपने विचार व्यक्त करते थे। कभी कभी वे एक दूसरे को चाट कर व सूंघ कर एक दूसरे को अपना प्रेम प्रदर्शित भी कर लेते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत लिए जाते, हल या गाड़ी में जोते जाते थे, प्रत्येक बैल की कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसकी गर्दन पर हो। मतलब हीरा सोचता था ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर हो ताकि मेरे दोस्त को आराम मिल जाए, और मोती सोचता था ज़्यादा भार मेरी गर्दन पर हो। संयोग की बात है, एक बार झूरी ने अपने बैलों को ससुराल भेज दिया। झूरी ने अपने बैलों को कहाँ भेज दिया? ससुराल। ससुराल किसके पास? अपने साले के पास। उसके साले का नाम था गया। झूरी के साले का नाम गया था। जब वह उनको अपने घर ले जा रहा था तो वे उसे अत्यधिक परेशान करने लगे। अति जमा अधिक, अत्यधिक यौन संधि का उदाहरण है ये, ध्यान से सुनना। कि उन्हें बेच दिया गया, मानो ये बैल इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनको गया के साथ क्यों भेजा जा रहा है। साय को जब वे नए स्थान पर पहुंचे तो उन्हें सब पराया सा लगा। भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों ने मूक भाषा में सलाह की और रात को रस्सियां तोड़ डाली और वे आज़ाद हो गए। मतलब इससे क्या सीखा आपने? कि वे दोनों बैल अपने मालिक के पास ही रहना चाहते थे, चाहे उनसे कितना काम करवा लो वो वहाँ खुश रहते थे। लेकिन उसके मालिक ने उनको दूसरी जगह पर भेज दिया, तो इस बात से वो बहुत दुखी थे और उनके मन में विद्रोह की भावना भभक उठी। झूरी ने प्रातःकाल उठते ही दोनों बैलों को चरनी पर देखा। अब झूरी ने तो बैलों को भेज दिया था अपने साले के पास, लेकिन सुबह उठकर देखा तो दोनों बैल वहाँ पर खड़े थे जहाँ पर उनको भूसा डाला जाता था। उन्हें देखकर झूरी स्नेह से गदगद हो गया, मतलब बहुत प्रसन्न हो गया, और दौड़कर उसने उन्हें गले लगाया और प्यार किया। मतलब जैसे मनुष्य मनुष्य से प्यार करता है, गले लगाता, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, झूरी भी अपने बैलों से इसी प्रकार प्यार करता था। घर गांव के लड़के भी तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। सुजमा आगत, स्वागत, ये भी यण संधि का उदाहरण है। कोई उन्हें रोटियां खिला रहा था तो कोई गुड़, कोई चोकर तो कोई भूसी। सभी ने बैलों की अत्यधिक प्रशंसा की, लेकिन झूरी की स्त्री बैलों को घर आया देखकर जल उठी और उसने उनको नमक हराम भी कहा। अब झूरी की पत्नी ने सोचा कि मेरे भाई के पास से भाग आए हैं, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी और उनको नमक हराम कहने लगी। तब झूरी ने कहा, यदि इनको वहाँ चारा मिलता तो क्यों भागते। लेकिन झूरी की पत्नी क्रोधित होकर बोली और कहा कि अब उन्हें खली और चोकर खाने को नहीं दूंगी, केवल सूखा भूसा ही मिलेगा। खली और चोकर मतलब भूसे में ये सब चीज़ें मिलाने की होती हैं। जैसे हम सूखी रोटी हमें स्वादिष्ट नहीं लगती और घी मक्खन लस्सी सब्जी के साथ हमें रोटी स्वादिष्ट लगती है, तो जानवरों को भी भूसे के साथ खली मिलाकर देते हैं तो उनका भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। झूरी ने पशुओं की देखभाल करने वाले से कहा कि वह चोरी से खली थोड़ी सी डाल दे, पर वह झूरी की पत्नी के डर से नहीं माना। अगले दिन झूरी का साला गया फिर से बैलों को अपने साथ ले गया, लेकिन अब की बार वे उन्हें गाड़ी में जोत कर चला। यद्यपि झूरी ने गाड़ी को सड़क से गिराने की कोशिश की, पर गया ने संभाल लिया।
शाम को गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधकर सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन अपने बैलों को खली चूनी सब डाल दिया। मतलब गया ने वहां ले जाकर उन दोनों बैलों के साथ सौतेला व्यवहार किया। अपने बैलों को तो उन्होंने अच्छा खाना दिया, लेकिन हीरा और मोती को सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने नांद की ओर सिर उठाकर बहन नहीं देखा। नांद होता है जहाँ पर जिसमें पशुओं का खाना डाला जाता है, उसको बोलते हैं नांद। क्रोधित होकर गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे लगाए। इस पर मोती क्रोधित हो उठा और हल लेकर भाग गया, जिससे हल जोत सब कुछ टूट गए। तब हीरा ने मोती को मूक भाषा में समझाया कि अब भागना व्यर्थ है, लेकिन मोती ने कहा कि वह गया को मजा चखाएगा। मतलब इनसे क्या समझे आप, दोनों बैलों के मन में गया के प्रति विद्रोह की भावना थी और वह उससे बदला लेना चाहते थे। लेकिन हीरा ने कहा कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, कि हमारी जाति नहीं है ये अपने मालिक से हम धोखा करें, अपने मालिक को परेशान करें। गया उनके तेवर देखकर चुप हो गया और वहीं सूखा भूसा उनके आगे डाल दिया। इधर घर के लोग भोजन कर रहे थे, तब घर की एक छोटी सी लड़की ने दोनों के मुंह में एक एक रोटी डाल दी। वह लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ के डर के कारण वह बैलों के प्रति आत्मीयता दिखाने लगी। मतलब लड़की भी अकेली थी और उसकी माँ उसके साथ सौतेला व्यवहार करती थी, और वहाँ आने के बाद बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा था, तो लड़की को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। गया प्रतिदिन बैलों को दिन भर जोतना मतलब हल में चलाते थे, खेतों में काम करवाते थे। बैलों को डंडे मारता और शाम को थान पर बांध देता। थान जो पशुओं का स्थान होता है। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। उनकी आंखों में विद्रोह की भावना भरी हुई थी। मोती ने हीरा से घर के किसी एक व्यक्ति को मारने की बात कही, लेकिन हीरा ने उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया। अब दोनों घर से भागने की योजना बनाने लगे। एक दिन रात को लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी और शोर मचाने लगी कि बैल भागे जा रहे हैं। गया ने उनका पीछा किया, पर सब व्यर्थ था। भागते भागते वे दोनों रास्ता भूल गए। दोनों भूख से व्याकुल थे, अतः वे गांव के में खेत के मटर खाने लगे। जब दोनों का पेट भर गया तो वे दोनों मस्ती में खेलने लगे। जब दोनों बैल मस्ती कर रहे थे तो उन्हें सामने एक सांड आता हुआ दिखाई दिया। मोती ने वहां से भागने की सलाह दी, लेकिन हीरा ने कहा कि भागना कायरता है। मतलब एक गुण और आया उनका कि वो कायर नहीं थे। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि बैल सामने से भिड़ेगा तो दूसरा बैल पीछे से वार करेगा। कहने का मतलब दोनों एक साथ मिलकर लड़े और दोनों ने उस सांड को हरा दिया। तो यहाँ हमें एक शिक्षा और मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। इसके बाद इससे पहले फिर वह मटर के खेत में घुस गए और तभी 2 आदमी वहां लाठियां लिए हुए आ गए और उन्होंने दोनों को घेर लिया और दोनों को पकड़कर कांजी होश में बंद कर दिया। मवेशी खाने में दोनों बैलों को दिन भर भूख का सामना करना पड़ता था। वहां पर कुछ और भैंसें, बकरियां, गधे, घोड़े मुर्दों के समान पड़े थे। यानी वहां पर लावारिस पशुओं को बांधा जाता था, रखा जाता था, जिसका कोई वारिस न हो। वे इतने कमजोर हो गए थे कि वे खड़े भी नहीं हो पाते थे। रात तक दोनों को कोई भोजन तक नहीं मिला। तब हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अंत में दोनों ने सलाह करके कच्ची दीवार तोड़ने की योजना बनाई। सबसे पहले हीरा ने अपने सींगों के प्रहार से दीवार को तोड़ना शुरू किया। यह देखकर चौकीदार ने उसे डंडे से पीटा और रस्सी से बांध दिया। तब मोती ने टक्कर मारकर आधी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही बकरियां, घोड़ियां, भैंसें सब वहां से निकल गई, लेकिन गधे वहां के वहां खड़े रहे। पूछने पर गधे ने कहा, फिर पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए हम यहीं अच्छे हैं। मोती ने हीरा की रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया, पर तोड़ नहीं सका। हीरा ने मोती को वहां से चले जाने को कहा, पर मोती कहीं नहीं गया। उसने गधों को सींग मार मार कर वहां से भगा दिया। वह हीरा के पास आकर सो गया। सवेरा होने पर मोती की खूब पिटाई की गई और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। तो यहाँ पर मोती खुला होने के बावजूद भी वहां से नहीं गया। क्यों? क्योंकि वह अपने मित्र को छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने कहा, यदि मेरा मित्र मुसीबत में है
तो मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों बैलों को 1 सप्ताह तक बांध कर रखा गया। उन्हें चारे के नाम पर एक तिनका भी नहीं डाला गया। दिन में 1 बार अवश्य पानी पिला दिया जाता था ताकि वो जीवित रहें। दोनों बैल इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पाते थे। दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया, मतलब बेच दिया गया। एक दढ़ियल आदमी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक आदमी ने उन्हें खरीद लिया। उसकी आंखें लाल व मुद्रा अत्यंत कठोर थी, मतलब देखने में वह व्यक्ति बहुत डरावना था। हीरा ने कहा कि हमने व्यर्थ ही गया के घर को छोड़ा। उन्हें लगा कि यह आदमी उन पर छुरा चलाएगा। वह व्यक्ति दोनों बैलों को लेकर जाने लगा कि यह रास्ता उनका कुछ जाना पहचाना है। अब दोनों को ये लगा कि रास्ते में कि ये रास्ता तो कुछ जाना पहचाना है। अब उनके मन में एक उम्मीद की किरण जागी। अब दोनों की थकान कुछ कुछ कम हो गई थी। इसी रास्ते से गया उनको लेकर गया था। वही खेत थे, वही बाग, वही गांव नजर आने लगे और उन्हें वही कुआं नजर आया जिस पर वह पुर चलाने आया करते थे, मतलब जिस पर वो पानी निकालने के लिए आया करते थे। यह सब देखकर मोती ने हीरा से कहा, अब घर नजदीक आ गया है। आखिर दोनों बछड़े के समान कुलेल मारते हुए घर की ओर दौड़ने लगे। जैसे बहुत दिनों बाद कोई अपने घर जाता है तो उसके मन में एक अलग ही उत्साह की भावना होती है। अपने घर को नजदीक आया देखकर दोनों बैलों के मन में वही उत्साह था और दौड़कर अपने घर की तरफ चले और वहीं आकर खड़े हो गए जहां पर उनको बांधा जाता था। दढ़ियल भी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। दढ़ियल व्यक्ति झूरी दीवार पर बैठा धूप सेंक रहा था। उसने दौड़कर दोनों बैलों को गले लगा लिया और रोने लगा। दढ़ियल ने आकर दोनों बैलों की रस्सियों को पकड़ लिया और कहा कि वे उन्हें मवेशी खाने से खरीद कर लाया है और यह बैल मेरे हैं। जब वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा तो मोती ने उसको सींग मारा और उसका पीछा करने लगा। दढ़ियल डर कर भाग खड़ा हुआ। गांव के बाहर पहुंचकर उसने गालियां दी और पत्थर फेंकने लगा। गांव के लोग यह सब तमाशा देखकर हंसने लगे। अंत में दढ़ियल वहां से चला गया। हीरा और मोती ने फिर मूक से वार्तालाप किया, मूक भाषा में बातचीत की। अब दोनों के लिए खाने का प्रबंध हो गया। अब झूरी ने दोनों को सहलाया और उनकी पत्नी ने उन दोनों को प्यार से चूमा। यानी हीरा और मोती को उनका मालिक झूरी अपने बच्चों की तरह स्नेह करता था और दोनों बैलों में मानव से भी अधिक गुण थे। उत्साह, निर्भीक भी थे दोनों और आज़ादी की भावना उनके अंदर इतनी प्रबल थी कि आखिर में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। धन्यवाद।